अस्सलाम वालेकुम। आज जंग का 16वां दिन है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान चल रही इस जंग ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हर रोज नए हमले, नए बयान और नए सियासी पहलू सामने आ रहे हैं। इस जंग के असर सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरी रीजन की सियासत, इकनॉमी और आम लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाल रहे हैं। ईरान के सीनियर लीडर अली लारिजानी ने एक बहुत हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि उन्हें मालूमात मिली है कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ लोग एक ऐसा हमला प्लान कर रहे हैं जो 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 हमले जैसा हो सकता है। लारिजानी का कहना है कि इस तरह का हमला करके उसका इल्जाम ईरान पर डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे किसी भी दहशतगर्दी के प्लान की मुखालिफत करता है और ईरान का आम अमेरिका अवाम के साथ कोई जंग नहीं है। आपको बता दूं, जेफरी एप्स्टीन एक मशहूर अमेरिकन फाइनेंसियर था जो क्राइम की वजह से दुनिया भर में बदनाम हुआ। उस पर इल्जाम है कि उसने कई कम उम्र लड़कियों का गलत कामों में इस्तेमाल किया। 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई थी, जिसे खुदकुशी करार दिया गया था। हाल ही में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से मुतालिक कई फाइल रिलीज किए हैं, जिनमें दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम का जिक्र किया गया है। उन लोगों में बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान के ऑफिशियल का कहना है कि अमेरिका के सियासी और बिजनेस एलाइट के एप्स्टीन से ताल्लुकात उनकी मॉरल पोजीशन को कमजोर करते हैं। 2001 का 9/11 हमला मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और खूनी वाकया था। उस दिन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर और वाशिंगटन में पेंटागन पर हमले हुए थे, जिनमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। यह हमला अल-कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने प्लान किया था, यह दावा किया गया था। उस वाक़े के बाद दुनिया की सियासत और सिक्योरिटी पॉलिसीज को हमेशा के लिए बदल दिया गया। इस जंग के दरमियान गल्फ रीजन में भी टेंशन बढ़ती जा रही है। बहरीन के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि उन्होंने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर इल्जाम है कि वो ईरान के IRGC के लिए जासूसी कर रहे थे। हुकूमत का कहना है कि इन लोगों ने बहरीन के इंपॉर्टेंट मकामात की तस्वीरें और कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट किए और उन्हें ईरान तक पहुंचाया। इन मकामात में होटल और स्ट्रैटेजिक लोकेशन शामिल थे। गिरफ्तार किए गए अफराद की उम्र 25 से 40 साल के दरमियान बताई जा रही है। बहरीन की हुकूमत का कहना है कि इनमें से एक शख्स को ईरान के कैंपस में ट्रेनिंग भी दी गई थी। यूनाइटेड अरब अमारात ने भी कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से आए मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। UAE के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर दिया गया। UAE का कहना है कि जंग के शुरू होने के बाद से अब तक उनके डिफेंस सिस्टम 298 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल्स और 1606 ड्रोन्स को गिरा चुके हैं। इस जंग के दौरान UAE में कम अज कम 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि 140 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जो तादाद है ये बढ़ भी सकती है। इन तमाम सूरत हाल के दरमियान वेटिकन से भी एक अहम पैगाम सामने आ रहा है। पोप लियो 14 ने मिडिल ईस्ट में अमन की अपील की है। अपनी वीकली प्रेयर के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में मिडिल ईस्ट के लोगों की जंग की शदीद तबाही देखी गई है। उनका कहना था कि हजारों बेगुनाह लोग मारे गए और लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। पोप ने खास तौर पर उन लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया जिन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल और रेसिडेंशियल एरियाज पर हुए हमलों में अपने प्यारे खो दिए। इसराइल की तरफ से भी कुछ अहम सियासी बयान भी सामने आया है। इसराइल फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार ने उन रिपोर्ट की तरदीद कर दी है जिनमें कहा गया था कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जल्द डायरेक्ट टॉक्स होने वाली है। सार ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इसराइल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी होती जा रही है, लेकिन इसराइली हुकूमत ने इस पर कोई वाज़ेह कंफर्मेशन नहीं दिया। इस जंग के दरमियान इसराइल के सेंट्रल रीजन में फिर से रॉकेट गिरने की खबरें सामने आ रही है। ग्रेटर टेल अवीव के इलाके बेन ब्रैक और रमत गन में रॉकेट फ्रैगमेंट गिरने की रिपोर्ट्स मिली है। इसराइली पुलिस ने कहा है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर गिरने वाले रॉकेट और शार्पनेल के टुकड़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस वाक़े में एक आदमी जख्मी हुआ जो शीशे के टुकड़ों की वजह से जख्मी हुआ बताया जा रहा। यूरोप के मुल्क भी इस जंग पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर जोन्स गायर स्टोर ने कहा है कि ईरान पर चल रही जंग लगातार एस्केलेट हो रही है और अमेरिका और इसराइल का ओवरऑल मिलिट्री प्लान वाज़ेह नजर नहीं आता। उन्होंने इसराइल के इनिशियल हमलों को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि इस तरह के मिलिट्री एक्शन रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही इसराइल ने जंग के लिए इमरजेंसी मिलिट्री फंड भी अप्रूव कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने $827 मिलियन यानी तकरीबन 6,900 करोड़ रुपए का इमरजेंसी बजट अप्रूव किया है। ये पैसा सिक्योरिटी परचेसेस और अर्जेंट मिलिट्री नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जंग की शिद्दत को देखते हुए ये एक्स्ट्रा फंडिंग जरूरी समझी गई। दूसरी तरफ ईरान की ऑयल सप्लाई भी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सैटेलाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के मुताबिक ईरान के कार्ग आइलैंड पर टैंकर अब भी ऑयल लोड कर रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब 2 दिन पहले अमेरिका ने वहां के कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज पर स्ट्राइक की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 टैंकर्स
वहां पर मौजूद है, जिनमें 5 ऑलरेडी फ्यूल ऑयल लोड कर चुके हैं जबकि 2 अभी लोडिंग का इंतजार कर रहे हैं। ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि उस इलाके को तबाह कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन की इमिग्रेशन एजेंसी ने भी ईरान की सिचुएशन पर तशवीश का इजहार किया है। एजेंसी के मुताबिक ईरान सिटीज में खराब कंडीशन की वजह से लोग अपने घर छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की वजह से लोग नॉर्थर्न प्रोविंस को ज्यादा सेफ समझ रहे हैं, वहां शिफ्ट हो रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि ईरान के 20 से ज्यादा प्रोविंस में डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है और शेल्टर्स पर प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ लोग पड़ोसी मुल्क की तरफ भी भाग रहे हैं, जहां तकरीबन 32,000 लोग अफगानिस्तान और 4,000 लोग पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस जंग का असर सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहा। सऊदी अरेबिया ने भी क्लेम किया है कि उसने रियाद की तरफ आने वाले 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया है। इससे पहले भी सऊदी डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन और मिसाइल को गिराया था। हालांकि कुछ हमले के हवाले से ईरान ने कहा है कि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान का कहना है कि अरब मुल्कों पर हमले करके जबरदस्ती ईरान के ऊपर इल्जाम डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के खिलाफ अपनी मिलिट्री एक्शन एक्टिविटीज बढ़ा दी है। लेबनीज ग्रुप हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने नॉर्दर्न इसराइल के अवीवम बर्रैक्स पर इसराइली सोल्जर्स को टारगेट करते हुए रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 47 अलग अलग हमले हुए। ईरान की तरफ से भी दावा किया गया है कि उन्होंने इसराइल के कुछ सेंसिटिव टारगेट्स को भी ड्रोन हमले से निशाना बनाया। ईरानियन मिलिट्री का कहना है कि उन्होंने इसराइल के लाहा 433 स्पेशल पुलिस यूनिट के हेडक्वार्टर्स और गिलाड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को टारगेट किया। हालांकि इन हमलों के नतीजों के बारे में अभी वाज़ेह तफसील सामने नहीं आई है। इसराइल की तरफ से लेबनान के कैपिटल बेरूत के कुछ इलाकों के लिए फ्रेश इवैक्यूएशन वार्निंग भी जारी की गई है। इसराइली मिलिट्री स्पोकपर्सन ने लोगों को फौरन इलाका खाली करने का हुक्म दिया है और कहा है कि आईडीएफ हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स के आसपास मौजूद किसी भी शख्स को टारगेट कर सकता है। इस दौरान ईरान के अंदर भी सिक्योरिटी क्रैकडाउन जारी है। वेस्ट अजरबैजान प्रोविंस में 20 अफराद को इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। ईरानियन अथॉरिटीज का कहना है कि ये लोग इसराइली इंटेलिजेंस को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के कोऑर्डिनेट्स भेज रहे थे। वार जोन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान भर में 150 से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज डैमेज हो चुकी है। हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर्स पर भी हमलों की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ईरान के सिटी इस्फहान में भी हमले की रिपोर्ट है, जहां फैक्ट्रीज और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया। इन हमलों में कम से कम 15 लोगों की जान चले जाने की खबर है। इस्फहान ईरान का एक बड़ा इंडस्ट्रियल और स्ट्रेटेजिक सिटी है, जहां कई इंपॉर्टेंट डिफेंस फैसिलिटीज भी मौजूद है। इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मोज का मसला भी दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत सेंसिटिव बन गया है। ब्रिटेन के एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा है कि यूके और इसके अलायंस इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक किया है तो उसे कैसे रीओपन करवाया जा सकता है। ये स्ट्रेट दुनिया के ऑयल ट्रेड के लिए बहुत अहम रूट है और अगर ये बंद हो जाता है तो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, जो साफ दिख रहा है अभी भी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस जंग पर अपना बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि फिलहाल वो ईरान के साथ किसी डील के लिए तैयार नहीं है और जब तक जरूरी होगा मिलिट्री प्रेशर जारी रखा जाएगा। इसराइल के अंदर भी मिसाइल हमले जारी है। इसराइली हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 108 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कुछ लोग डायरेक्टली मिसाइल स्ट्राइक से जख्मी हुए जबकि कुछ लोग बंकर्स तक पहुंचने की कोशिश में जख्मी हुए हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी जंग पर टिकी हुई है और लोग ये देख रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा और क्या इस जंग का कोई डिप्लोमेटिक हल निकल पाएगा या फिर ये जंग और ज्यादा बढ़कर एक बड़ी रीजनल वार की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने माल की ज़कात अदा कर दो तो तुमने अपने लाजिम फ़र्ज को अदा कर दिया, और जो शख्स हराम तौर पर माल को जमा करता है और फिर इसे सदका करता है उसे इसका अजर नहीं मिलता, अलबत्ता उसका वबाल उसके ज़िम्मे होता है। इब्ने हिबान 3216।